नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार तेजी से आप लोग रिस्पॉन्ड कर देंगे कि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है या नहीं। यदि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है तो एक बार तेजी से आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। काफी सारे लोग जो हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि क्लास हो ही नहीं रही है। तो आप लोग ऐसा ना करें, वीडियो को आप लोग अवश्य शेयर करें। चलिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है आप लोगों के लिए? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे सभी लोग कि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। बिल्कुल, आप लोगों को अब एग्जाम आ गया है तो आप लोगों को अब घर से ढूंढना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को घर से ढूंढ के ले आऊं, उसके बाद से जो है आप लोगों को क्लास कराऊं। आज बहुत जो है वो मेहनत किया मैंने आप लोगों को ढूंढने के लिए। आप लोगों के सारे लोगों के जो है वो नंबर निकाले और उसके बाद से आप लोगों को जो है वो इस क्लास के साथ जोड़ रहा हूँ। चलिए, तो सब कुछ क्लियर है। वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों के साथ आप सभी लोग हम लोग बात शुरू करेंगे। हम लोगों की 9:15 बजे की जो क्लास होती है उसके समय में मैं परिवर्तन करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। क्लास चल नहीं रही है ऐसा नहीं है स्वाति जी। आपका इंटरनेट हो सकता है कि आपको समस्या दे रहा हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिलहाल आप सभी को सब कुछ पता है। अ, राजनीति शास्त्र की आप लोगों के लिए जो है वो पुस्तक अवेलेबल है। जो लोग भी लेना चाहते हैं, अब आपके पास मात्र 1 महीने का समय बचा है। आप लोग पुस्तक जो है वो यदि आपके पास अभी भी कंटेंट की समस्या है, आप ढूंढ रहे हैं कि स्टेटमेंट कहाँ से पढ़ें, बुक्स को कहाँ से पढ़ें, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो ये सारा कहाँ से करें? तो भैया, राजनीति शास्त्र की पुस्तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मिल रही है। आप लोग राजनीति शास्त्र कॉन्सेप्ट बुक 1 जो है वो ले लीजिए, आपके पूरे सिलेबस को कवर करेगी। इसमें आपके सारे राजनीतिक सिद्धांत आपके कवर हो जाएंगे। प्रत्येक सिद्धांत से संबंधित जो सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में जो कथन आप लोगों से पूछे जाते हैं, कथनों का विशाल संग्रह। हर चैप्टर में आप लोगों को 25 से लेके जो है वो 40, 50, 60, 70, 80 स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। तो आप लोग जो है वो स्टेटमेंट तैयार कर पाएंगे। साथ में आपको सभी पुस्तकों का जो है वो संक्षिप्त विवरण मिलेगा। जितनी सारी पुस्तकें आपसे अभी तक पूछी गई हैं या जो पुस्तकें आपसे पूछी जा सकती हैं, उन सभी पुस्तकों का टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक से जो पुस्तक रिलेटेड है, वहां पे आपको चैप्टर के लास्ट में जो है इसकी लिस्ट दी हुई है, उस उन पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है, तो पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक वाद से संबंधित जो भी विचारक हैं, उन विचारकों का संक्षिप्त परिचय आपको देखने को मिलेगा। साथ में प्रत्येक अध्याय के लास्ट में आपको जो है वो सिद्धांतों और वादों की एक तुलनात्मक तालिका मिलेगी, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ आपके रिवीजन को आसान बनाएगा। कम समय में आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। चलिए, तो ये तो हो गई पुस्तक की बात। आप लोग कुरियर के माध्यम से मंगा सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, थोड़ा सा विलंब हो गया है तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। कोई भी आपको इस पुस्तक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप 7007701847 पे कॉल कर लीजिए। इसी नंबर पे आप बुक लिख के यदि भेज देंगे तो आपको पुस्तक की डेमो भी उपलब्ध हो जाएगी। केवल इसी नंबर पे के व्हाट्सएप पे आप बुक लिख के भेज दीजिए, आपको डेमो उपलब्ध करा दूंगा मैं। अब आते हैं सीधे आज की क्लास पे भैया। कल हम लोगों ने जो है वो कल मैंने शुरू किया था आप लोगों के लिए कि अब आप लोगों का एक क्विक रिवीजन करा दिया जाए। आप लोगों का रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके सारे राजनीतिक सिद्धांत, आपके सारे जो है राजनीतिक विचार और साथ में राजनीतिक विचारकों का जो पूरा आपका सिलेबस है, उसको मैं कवर करूंगा इसमें। हम लोग जो है 30 से 35 क्लास लेंगे। जो भी आपका एग्जाम के जो है वो 1 हफ्ता पहले इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हर चीज को पूरे डिटेल में देखेंगे। कल हम लोगों ने, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है,
उसके बाद भी हम लोगों ने कुछ चीज़ों पे बात की थी। हम लोगों ने कल बात की थी कि राजनीति का जो है वो शुरुआत कैसे होती है। राजनीति की जो शुरुआत होती है वो आपके यूनान में होती है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कैसे होती है? तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही शहर राज्य का जन्म हुआ यूनान में या सिटी स्टेट का जन्म हुआ, शहर राज्य की गतिविधियों को जो है वो राजनीति नाम दिया गया। राजनीति के पिता जो है वो अरस्तू माने जाते हैं। इनको तेज़ी से मैं लेके चलूँगा क्योंकि कल इस पे मैंने पर्याप्त चर्चा कर ली है। यदि किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग हमसे जो है पूछ सकते हैं। यदि कन्फ्यूजन नहीं है तो इसको तेजी से रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो राजनीति विज्ञान का जनक जो है अरस्तु महोदय को कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो पॉलिटिक्स है, जिसमें जिसके योगदान के कारण जो है इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने जो है सरकार राज्य कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, नागरिक कैसा होना चाहिए और राज्य का संविधान कैसा होना चाहिए, इन गहन विषयों पे जो है वो चर्चा की है। साथ में जब हम लोग राजनीति विज्ञान की परिभाषा देखते हैं, तो आप सभी को पता है कि राजनीति की शुरुआत जो है यूनान से होती है। तो यूनानी विचारकों को समझे बिना राजनीति को समझना जो है वो आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं किसकी? आपके यूनानी विचारकों की। यूनानी विचारकों में सुकरात आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यदा-कदा सुकरात से जो है एक आध प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है क्योंकि सुकरात जो है वो प्लेटो और अरस्तू से जुड़े हुए हैं, आप सभी को पता है। तो एक आध प्रश्न कहीं से पूछ लिया जाए, गलत ना हो इसके लिए मैं आपको इनको रिवाइज कराता हूँ। सुकरात इनका नाम है, आप सभी को पता है, आप लोग इमेज में जो है इनको देख रहे होंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो 469 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? एथेंस यूनान में जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई? 399 ईसा पूर्व में एथेंस में ही जो है इनकी मृत्यु होती है। इनके पिता जो है वो सोफ्रोनिकस एक मूर्तिकार थे। माता जो है वो फेनेरेटे एक दाई थी। पिता जो है मूर्तिकार और माता जो है वो दाई हैं। इनके पुत्र हैं ये। राष्ट्रीयता इनकी ग्रीक यानी यूनानी है और इनका कार्यक्षेत्र जो रहा है वो दर्शन, नैतिकता और राजनीति के संदर्भ में रहा है। तो ये इनका जो है वो संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था। सुकरात को पश्चिमी दर्शन का जो है वो जनक कहा जाता है, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी के इनको नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा कोई भी पुस्तक नहीं लिखी गई है। इनके जो विचार थे इनके शिष्यों ने जो है संवाद के रूप में जो है लिपिबद्ध किया बाद में। इनके मृत्यु के बाद से जो है इनके विचारों को इनके शिष्यों ने प्लेटो खास करके जो प्लेटो महोदय हैं वो इनके शिष्य हैं, आपको पता है। इन्होंने इनके विचारों को आगे बढ़ाया था। इनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने कहा था कि स्व अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है? अपने आप को जानने की बात इन्होंने की थी कि आप अपने आप को जानिए, स्व अनुभव करिए, अनुभव करके ही आप सीख सकते हैं या जान सकते हैं। इनकी जो शैली है उसको संवाद शैली कहा जाता है, आप सभी को पता है, या सुकरात शैली भी उसको कई बार कह दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सोक्रेटिस मेथड के नाम से इनको इनकी शैली को जाना जाता है। इनका जो प्रश्न के माध्यम से जो है ये ज्ञान की खोज करने की बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि यदि इनसे कोई कुछ पूछता तो उस पे ये उनसे प्रश्न ही पूछते, उत्तर ना देते। चलिए, इनकी मृत्यु के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कल कि इनकी मृत्यु जो है वो एथेंस की सरकारी जेल में हुई थी। ठीक है? जो एथेंस की राजधानी जेल के नाम से जिसको जाना जाता है। आधुनिक माफ करिएगा, इस जेल में जो है एथेंस के अभियुक्तों को दंड देने के लिए इस जेल का प्रयोग किया जाता था। इनको सजा के रूप में जो है हेमलॉक नामक जहर पीने की जो है वो आदेश दिया गया था। इनको जो है यह हेमलॉक पीने के लिए या जहर जो है वो पीने के लिए आदेश किसने दिया था? तो इनको जहर पीने के लिए जो है किसी एक व्यक्ति ने जो है वो आदेश नहीं दिया था। आप सभी को पता है कि यहाँ की जो पीपल कोर्ट है, लोगों के द्वारा जो चलाई जाने वाली कोर्ट है, उसमें 500 लोगों ने मिल के जो है 500 न्यायाधीश के रूप में 500 लोगों ने कार्य किया था। एथेंस के 500 लोग मिलके फैसला करते हैं कि सुकरात को जो है वो मृत्युदंड दे दिया जाए। क्यों दिया गया इनको मृत्युदंड? तो मैंने आपको कल बताया था कि इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये जो है क्या करते हैं, एथेंस के युवाओं को जो है वो भ्रमित करते हैं। साथ में क्या करते हैं, वहां के देवी जो देवता है उनका अपमान करते हैं। ये आरोप लगा के इनको मृत्युदंड दे दिया गया। इसकी बात हम लोग कर चुके थे। बाकी हम लोग बात कर चुके थे कि इनका जो विचार है वो किससे संबंधित है? नैतिकता से, आत्मज्ञान और सत्य की खोज करने की बात ये करते हैं। इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो प्लेटो है और जेनोफोन, दो इनके प्रमुख शिष्य हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इनकी जो शिक्षण पद्धति है उसे सुकरात प्रश्नोत्तरी विधि कहा जाता है या सोक्रेटिस मेथड कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध कथन है,
कौन सा कथन है भैया? मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि यह विचार किसका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इनका जो योगदान है, नैतिकता और राजनीतिक दर्शन की नींव जो है इन्होंने रखी थी। नैतिक और राजनीतिक दर्शन की नींव सुकरात के द्वारा रखी जाती है। आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने जो है वो सुकरात की शिक्षण शैली के जो प्रमुख विचार थे उसको भी देखा था कि सुकरात की जो शिक्षण शैली है वो प्रश्नोत्तर विधि है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इस प्रश्नोत्तर विधि में क्या किया जाता है भैया? इस शैली में मुख्य रूप से प्रश्न पूछ कर ज्ञान की खोज की जाती है। विशेषता मैंने आपको बताई थी कि ये स्वयं को ज्ञानी नहीं मानते थे और ये कहते थे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वो अपने शिष्यों से बार बार पूछते थे कि स्वयं विचार करें और उत्तर खोजें। ये जवाब नहीं देते थे, स्वयं विचार करके उत्तर खोजने की सलाह अपने शिष्यों को देते थे। इनका उद्देश्य था कि व्यक्ति जो है अंतर्मन से सत्य और नैतिकता की समझ विकसित करे। इन सारी चीजों पे हम लोगों ने कल बात की थी विस्तार से। उदाहरण के तौर पे यदि देखा जाए, तो यदि इनसे कोई पूछता कि धर्म क्या है, तो ये उत्तर न देके ये उनसे दोबारा प्रश्न करते हुए कहते कि आप बताइए कि क्या तुम धर्म की परिभाषा दे सकते हो? यानी उनसे धर्म की परिभाषा पूछ लेते। अब जब वो धर्म को परिभाषित करते तो उस परिभाषा से भी अगला सवाल पूछ लेते और ऐसे सवाल पूछ-पूछ कर जो है वो व्यक्ति के अंदर की जो भावना है उसको जगाने का प्रयास करते और सत्य के नज़दीक ले जाने का प्रयास करते। इसको सोक्रेटिस मेथड कहा जाता है। इनका प्रमुख विचार जो है वो आत्मज्ञान की बात हम लोग कर चुके हैं कि ये जो है वो आत्मज्ञान की बात करते हैं, अपने आप को जानने की बात करते हैं, ये सत्य की खोज की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि प्रश्नों और तर्कों के माध्यम से जो है वो सत्य की खोज की जा सकती है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सोक्रेटिस के अनुसार जो है वो सत्य की खोज कैसे की जा सकती है, तो इनका मानना है कि तर्क और प्रश्न के माध्यम से। आपको यदि किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है, तो उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा? प्रश्न करना पड़ेगा और उस प्रश्न के साथ तर्क करना पड़ेगा। नैतिकता के विषय में इनका मानना है, इनका दर्शन जो है वो नैतिकता पर केंद्रित था। कोई व्यक्ति जानबूझकर बुरा नहीं करता, केवल वह अज्ञानता के कारण बुरा करता है। इनका मानना है कि यदि कोई अपराध कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहा है। उसे ज्ञान नहीं है कि यह करने से जो है वो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। वो अपने आप को नहीं समझ रहा है, वो अपने दायित्वों को नहीं समझ रहा है। इनका मानना था, इनकी नैतिकता का यह दर्शन है। आगे बढ़ेंगे तो ज्ञान की ये बात करते हैं, जिसे सद्गुण कहा गया है, आप सभी को पता है। सुकरात के अनुसार जिसे ज्ञान है वह बुरा नहीं कर सकता, इसलिए शिक्षा को नैतिकता का आधार इन्होंने माना था। कल इसकी भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है? और भी किसी को समस्या आ रही है देखने में? और इसको बड़ा कर दूं मैं? यदि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, हालांकि समस्या आएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि आपको पूरा दिखाई नहीं देगा। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, चलिए। पीडीएफ में आप लोगों को ये जितनी भी रिवीजन क्लास होगी इसकी पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप लोग उसके लिए जो है वो निश्चिंत रहिए। जो लोग इस बैच में एनरोल होंगे उनको क्लास के साथ जो है वो पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको अलग से जो है वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने बात की किसकी? नॉलेज की बात की। ये कहते हैं कि जो है वो कोई व्यक्ति जो है वो बुरा नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं बुरा कर सकता? यदि उसको ज्ञान हो जाएगा तो वो बुरा नहीं करेगा। तो ये कहते हैं कि जिसे ज्ञान है वह कभी बुरा नहीं कर सकता। इसी कारण से ये जो है वो शिक्षा को नैतिकता का आधार मानते हैं। इनका मानना है कि शिक्षा के माध्यम से ही जो है वो क्या होगी? नैतिकता का जन्म होगा और मनुष्य को ज्ञान होगा। राजनीति और नागरिकता के संदर्भ में इनका मानना है, इन्होंने कहा था कि अच्छा नागरिक वही है जो आत्मचिंतनशील हो और नैतिक हो। एक अच्छा नागरिक, किसी राज्य का अच्छा नागरिक कौन होगा, उसके संदर्भ में जो निष्कर्ष निकाला आपके सुकरात महोदय ने, उसमें कहा जाता है कि ये मानते हैं कि भैया आप यदि आत्मचिंतनशील हैं, आप स्वयं सोच रहे हैं कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, यदि आपकी नैतिकता जो है वो उस कार्य को करने की सलाह दे रही है, तो उसे ही जो है ये एक अच्छा नागरिक मानते हैं। वे राज्य के कानूनों का सम्मान करते थे। यदि राज्य के कानूनों का सम्मान नहीं करते, तो वे हेमलॉक पीकर अपना जो है प्राण नहीं त्यागते। तो आप सभी को पता है
कि राज्य के द्वारा जो आदेश दिया गया था जहर पीने का, उसको भी इन्होंने स्वीकार कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि आपके सुकरात महोदय जो हैं, वो राज्य के कानूनों का सम्मान करते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। बाकी हम लोगों ने इनके मृत्यु के कारणों को जब हम लोग कल देख रहे थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। थोड़ा-सा एडजस्ट कर देता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक दिखाई दे, नहीं तो दिक्कत होगी आप लोगों को। चलिए, आप लोग निश्चिंत रहेंगे, इसके साइज़ को और बड़ा कर दूँगा कि आप लोग क्लियर देख पाएँ। चलिए, तो मैंने आपको कल बताया था कि सुकरात महोदय के ऊपर जो आरोप लगाया गया, किस चीज का आरोप लगाया गया था कि ये क्या करते हैं, युवाओं को गुमराह करते हैं और राज्य के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये आरोप किसने लगाया था? तो आरोप लगाने वाले में जो मुख्य अभियुक्त थे, वो आपके मिलेट्स थे। मुख्य अभियुक्त जिसने आरोप लगाया था कोर्ट में जाके, जो 500 लोगों की कोर्ट थी, उसमें कोई एक मुख्य अभियुक्त बनेगा, जो ये कहेगा कि फला व्यक्ति जो है वो गलत कार्य कर रहा है। तो ये मुख्य अभियुक्त बने थे आपके मिलेट्स। इनके साथ में कौन-कौन थे भैया? अनायट्स थे और लाइकॉन थे। ये 3 लोग जो है वो आरोप लगाने वाले हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सुकरात के ऊपर जो है युवाओं को गुमराह करने और देवी-देवताओं के अपमान का आरोप किसने लगाया था? तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि मिलेट्स, अनायट्स और आपके लाइकॉन महोदय, ये 3 थे। आरोप क्या था? युवाओं को गुमराह करना और राज्य के देवी-देवताओं का अपमान करना। ठीक है? इनको जो है हेमलॉक नामक जहर दिया गया था या विष दिया गया था, जिसको इन्होंने पिया था और पी के शांति से जो है ये मृत्यु को अपने स्वीकार कर लेते हैं। अब इसमें जो है बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन उन कहानियों का आपके परीक्षा से लेना देना नहीं है। इनके शिष्य इनको जेल से भगाने तक की बात करते हैं, लेकिन ये जो है, चूंकि राज्य के कानूनों का सम्मान करते हैं, तो ये कहते हैं कि जो राज्य का आदेश है उसका मैं पालन करूंगा, उसके लिए भले मुझे अपना प्राण त्यागना पड़े। तो उन सब कहानियों का कोई लेना देना नहीं है आपके एग्जाम से, इसलिए उस पे जब आप लोगों का रेगुलर बैच होता है, चूंकि ये क्रैश कोर्स है और इसमें कम समय है, कम समय में आप लोगों को पूरा सिलेबस जो है वो मुझे रिवाइज कराना है, तो अब इसमें उन कहानियों पे मैं चर्चा नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से जो है, इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो प्लेटो महोदय हैं। प्लेटो को भी संक्षिप्त रूप में हम लोगों को समझना पड़ेगा। प्लेटो के विचारों को भी हम लोग देखेंगे, जो प्लेटो के सिद्धांत हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि राजनीति की शुरुआत यूनान से होती है, तो यूनानी जो विचारक हैं, उनका जो है जीवन परिचय समझना हमारे लिए जरूरी है। वो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे, उनका मूल जो विचार था वो क्या था, यदि ये समझ जाएंगे, तब हम लोग आसानी से जो है वो बात कर पाएंगे किसकी, राजनीति की। चलिए, तो प्लेटो की यदि बात करते हैं, तो इन्हें आदर्शवादी दर्शन का जो है वो संस्थापक माना जाता है, आप सभी को पता होगा। इनका जन्म जो है वो 427 ईसा पूर्व एथेंस में ही हुआ था। ठीक है, इनका मूल नाम जो था वो अरिस्टोक्लीज था। अरिस्टोक्लीज के नाम से इनको जाना जाता था। प्लेटो इनका उपनाम था। प्लेटो इनको कहा जाता था इनके चौड़े कंधे वाली शरीर के कारण। आपसे जो है आगे इस पे और बात करूंगा। यह एक जो है कुलीन और शिक्षित परिवार से आते हैं। इनकी मृत्यु जो है वो 337 ईसा पूर्व में हो जाती है, 80 वर्ष की अवस्था में। बात आती है कि भैया प्लेटो या चौड़े कंधे वाले व्यक्ति को प्लेटो नाम किसने दिया? इसमें भैया विवाद है। विवाद क्या है? कहीं-कहीं आपको मिलेगा कि कुश्ती के जो इनके शिक्षक थे, उन्होंने जो है वो इनको प्लेटो नाम दिया था। कहीं मिलेगा कि ये अखाड़े के जो पहलवान थे, इनके साथ में जो लोग अखाड़ा लड़ते थे, बचपन में जो है ये अखाड़े में जाते थे। उस अखाड़े के जो पहलवान थे, उन पहलवानों ने नाम दिया। तो परीक्षा में दोनों में से जो आपसे पूछा जाए, उसको आप चुन लेंगे। यदि पहलवान दिया है तो पहलवान चुन लेंगे, यदि कुश्ती शिक्षक दिया है तो कुश्ती शिक्षक चुन लेंगे। दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा, प्लेटो इनका उपनाम है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें? चलिए, गुरु शिष्य संबंध के बारे में आपको बता चुका हूँ कि प्लेटो के गुरु जो है वो सुकरात थे। सुकरात से जो है ये प्रभावित हुए थे। प्लेटो इनका जो है वो प्रतिभाशाली शिष्य था। ठीक है। प्लेटो का प्रतिभाशाली शिष्य जो था वो अरस्तु था। प्लेटो सुकरात के शिष्य हैं और प्लेटो के शिष्य जो हैं वो अरस्तु बनेंगे। उस पे भी आगे और चर्चा करेंगे हम लोग। सुकरात की मृत्यु ने प्लेटो पे जो है वो गहरा प्रभाव डाला था और अधिकांश जो लेखन है उसमें सुकरात को संवाददाता के रूप में ये प्रयोग करते हैं।
आप सभी को पता है कि डायलॉग मेथड का ये प्रयोग करते हैं और उसमें संवाद के रूप में जो है ये सुकरात के किरदार का जो है वो प्रयोग करते हैं। आगे आएगा तो हम लोग उस पे बात करेंगे। चलिए, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। प्लेटो महोदय की यदि प्रमुख कृतियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे जो प्रसिद्ध इनकी कृति है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक के साथ लॉज, स्टेटमेंट, सिंपोजियम, मेमो, एपोलॉजी, क्रीतो, ये कुछ इनकी जो है वो प्रमुख कृतियां हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लेटो महोदय जो है, प्लेटो महोदय के जो विचार आपको देखने को मिलते हैं वो संवाद शैली में डायलॉग फॉर्म में देखने को मिलते हैं। यानी जो भी पुस्तकें हैं इनकी, चाहे वो आपकी रिपब्लिक हो गई, लॉज हो गई, स्टेटमेंट हो गई, सिंपोजियम हो गई, आपके मेनो हो गई, अपोलॉजी या क्रितो हो गई, ये सब किस में लिखी हुई है? संवाद शैली में, डायलॉग मेथड में। ठीक है, इनकी संवाद शैली का उदाहरण यदि आप इनके रिपब्लिक से देखेंगे तो इनकी रिपब्लिक में जो है उदाहरण मिलेगा। सबसे पहले यदि पूछा गया कि न्याय क्या है, न्याय के बारे में यदि चर्चा करनी है तो सबसे पहला प्रश्न क्या था? न्याय क्या है? इनके जो शिष्य थे या इनके साथ जो लोग थे जिनसे ये संवाद करते थे, उसमें थ्रेसिमेकस महोदय एक किरदार है रिपब्लिक के। आप सभी को पता है कि रिपब्लिक में कुछ कैरेक्टर हैं, थ्रेसिमेकस हैं, सुकरात हैं, ऐसे और भी कैरेक्टर हैं, आगे उस पे भी बात करूंगा। तो उसके एक रिपब्लिक के एक किरदार है थ्रेसिमेकस। ये कहते हैं, थ्रेसिमेकस क्या कहते हैं कि मैं कहता हूं कि न्याय शक्तिशाली का हित है, जो सत्ता में होता है वही तय करता है कि न्याय क्या है। जब प्लेटो पूछते हैं कि न्याय क्या है, तो थ्रेसिमेकस कहते हैं कि मैं कहता हूं कि न्याय शक्तिशाली का हित है और जो सत्ता में है वही तय करता है कि न्याय क्या है। ये थ्रेसिमेकस का जवाब है। इस पे सुकरात कहते हैं कि क्या तुम यह कह सकते हो कि जो सत्ता में है वह कभी गलत नहीं करता? एक अलग किरदार प्लेटो के सुकरात हैं। मैंने आपको बताया था पहले ही कि सुकरात को ये संवाददाता के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सुकरात प्रश्न पूछते हैं कि मैं कहता हूं कि न्याय शक्तिशाली का हित है। यदि थ्रेसिमेकस से कहते हैं कि यदि आप कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है, तो आप ये बताइए कि क्या जो सत्ता में है वो कभी गलती नहीं करता है? तब थ्रेसिमेकस कहते हैं हो सकता है यह गलती कर जाए। फिर सुकरात कहते हैं, तो यदि कोई शासक गलती से ही विरोध में नियम बनाए तो क्या उसे न्याय माना जाएगा या क्या वह न्याय होगा? तब थ्रेसिमेकस कुछ रुक कर सोचते हैं और कहते हैं शायद नहीं। फिर सुकरात कहते हैं इसका अर्थ है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली का हित नहीं बल्कि उससे भी अधिक गहराई से जुड़ा है। ये एक एग्जाम्पल है संवाद शैली का। जो संवाद शैली है वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसका एक एग्जाम्पल है जो थ्रेसिमेकस और सुकरात के संवादों में जो है प्लेटो महोदय ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है। आगे बढ़ेंगे। इससे जो है वो बहुत कुछ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, बस संवाद शैली क्या होती है ये समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने लिया था। इनके जो प्रमुख योगदान है उसमें यदि आप देखेंगे दर्शन के क्षेत्र में आदर्शवाद और एक रूप आपके रूपवाद सिद्धांत के लिए इनको जाना जाता है प्लेटो महोदय को। राजनीति में जो है वो दर्शनीय गणराज्य की कल्पना करते हैं या दार्शनिक रिपब्लिक की जो है वो दार्शनिक राज्य की ये कल्पना करते हैं। एक दार्शनिक राजा के सिद्धांत ये देते हैं, आगे उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इनके द्वारा जो है एक अकादमी की स्थापना की गई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अकादमी की स्थापना करते हैं ये। एक विद्यालय है जिसका नाम है अकादमी। यह यूरोप का पहला उच्च शिक्षण संस्थान माना जाता है जो प्लेटो के द्वारा स्थापित किया गया था। समाज के बारे में जो है ये कहते हैं, इनका भी जो विचार है समाज से क्या है, न्याय, धर्म, मूल्य, शिक्षा और राजनीति का आदर्श दृष्टिकोण जो है ये समाज में स्थापित करना चाहते हैं। किस किस चीज का भैया? न्याय का। समाज में क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, मूल्य होने चाहिए जिसपे समाज कार्य करे, और शिक्षा। साथ में राजनीति की बात ये करते हैं। आगे बढ़िए, आगे चलते हैं। कुछ उपयोगी पॉइंट है जो हम लोग इनको देख लेंगे। इनका जन्म पहले ही बता चुका हूँ कि 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। नाम इनका एरिस्टोक्लीज है। ठीक है, उपनाम प्लेटो, जिसका नाम होता मतलब होता है चौड़े कंधे वाला। इनके जो गुरु हैं वो सुकरात हैं।
इनके शिष्य जो है वो अरस्तु हैं। इनकी प्रमुख कृति जो है वो रिपब्लिक है। इनके संस्थान का नाम है अकादमी, जिसकी इन्होंने स्थापना की थी। इनका जो दर्शन है वो आदर्शवाद और रूपवाद सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मृत्यु इनकी 347 ईसा पूर्व में होती है। अब देखते हैं इनकी कृति, कुछ विशेषताएं इनकी। रिपब्लिक की विशेषता देख लेते हैं। प्लेटो की यह सबसे जो है वो प्रसिद्ध और प्रभावशाली कृति के रूप में रिपब्लिक को जाना जाता है। इसमें राज्य, न्याय, शिक्षा, दर्शन और आदर्श समाज की जो है वो कल्पना इनके द्वारा की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक में जो है वो किन किन विषयों पे चर्चा की है प्लेटो ने। तो राज्य की चर्चा की है, न्याय की चर्चा की है, शिक्षा, दर्शन और आदर्श समाज की बात की है। रिपब्लिक किस शैली में लिखा गया है? चूंकि इनकी शैली ही डायलॉग फॉर्म में है, संवाद शैली में है, तो पुस्तक संवाद शैली में ही रहेगी। मुख्य पात्र कौन कौन है इस पुस्तक के? तो सुकरात है, ग्लाउकन है, थ्रेसिमेकस है। तो मुख्य पात्रों के भी नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है, या जानना कि न्याय क्या है। ठीक है, प्लेटो ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आदर्श राज्य की कल्पना की है। न्याय को बताने के लिए एक आदर्श राज्य की कल्पना ये करते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। आदर्श राज्य क्या है भैया? तो ये कहते हैं कि प्लेटो ने मानव आत्मा की 3 प्रवृत्तियों के अनुरूप मानव को जो है 3 वर्गों में बांटा था। जिसके पास बुद्धि है, ठीक है, बुद्धि किसके पास होगी? जो दार्शनिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा उसका, ऐसे यानी बुद्धि वाले या दार्शनिक व्यक्ति का गुण क्या होता है कि वह कोई भी कार्य करेगा उसमें ज्ञान और विवेक होगा। साहसी जो व्यक्ति है वह किसके रूप में कार्य करेगा भैया? रक्षक के रूप में कार्य करेगा या सैनिक के रूप में कार्य करेगा। उसका जो गुण है वो क्या है? साहस और दृढ़ता है। इच्छा या डिजायर जो है किसके पास होनी चाहिए? जो उत्पादक वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, इनके पास जो है वो इच्छा होती है प्राप्त करने की। और इनका गुण क्या है भैया? श्रम और संतोष। यानी जो दार्शनिक है इसका गुण क्या होना चाहिए? ज्ञान और विवेक। जो रक्षक या सैनिक है उसका क्या गुण होना चाहिए? उसके अंदर साहस और दृढ़ता। जो उत्पादक है यानी किसान है उसके पास क्या होना चाहिए? श्रम करने का और संतोष करने की जो है योग्यता होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि न्याय भैया, जब आप एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वही न्याय है। यदि आप ज्ञानवान और विवेकशील हैं तो आप बन सकते हैं भैया? शासक बन सकते हैं, दार्शनिक हैं आप। ठीक है, यदि आपको सैनिक बनना है तो आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? शासक बनना है तो ज्ञान और विवेक होना चाहिए। सैनिक बनना है, रक्षक बनना है तो साहस और दृढ़ता होनी चाहिए। यदि आप उत्पादक हैं तो आपके अंदर जो है श्रम और संतोष होना चाहिए। इस पे हम लोग जो है वो डिटेल क्लास में, जब हम लोगों की बैच बैच चल रहा था उस पे मैंने बहुत डिटेल में इन सब चीजों पे चर्चा की है। इस समय हम लोग मुख्य मुख्य पॉइंट को रिवाइज करेंगे। उसके बाद दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत दिया था, दार्शनिक या फिलोसफर की बात इन्होंने की थी। इन्होंने कहा था कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या राजा दार्शनिक नहीं हो जाते तब तक राज्य में शांति नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहते हैं कि यदि राज्य में शांति स्थापित करनी है, राज्य को न्यायप्रिय बनाना है, तो क्या करना होगा? दार्शनिक व्यक्तियों को राजा बनाना होगा, या जो राजा है उसको दार्शनिक बनना पड़ेगा, उसे दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। दर्शन का ज्ञान होगा तो ज्ञान और विवेक के गुण उसके अंदर आएंगे। ठीक है, प्लेटो के अनुसार सबसे बुद्धिमान और तर्कशील व्यक्ति को ही शासन करना चाहिए। अब प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है अभी उस पे आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि कॉन्टेक्स्ट जुड़ा हुआ है तो मैं आपको बता दूं, जो इनकी शिक्षा पद्धति है उसमें जो लोग भी दार्शनिक हैं, मान लीजिए कि 50 लोग शिक्षा प्राप्त करना इनके सिस्टम से प्रारंभ करते हैं, उसमें 5 लोग उच्च शिक्षा जो है दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। 50 साल की आयु निर्धारित की थी उसके लिए। अब क्या पांचों शासक बन जाएंगे? नहीं, उसमें भी जो सबसे योग्य होगा वो शासक बनेगा। ये प्लेटो बताते हैं। आइए आगे उस पर चर्चा करते हैं। इनकी यदि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो इनके जो शिक्षा का उद्देश्य है वो आदर्श नागरिक और एक दार्शनिक राजा तैयार करना है। इसी उद्देश्य से जो है ये एक शिक्षा योजना बनाते हैं। इनकी जो शिक्षा योजना है वो 50 वर्षों तक की है। आज के डेट में आप लोग 20-22 साल तक पढ़ते हैं। प्लेटो कहते हैं कि भैया 50 साल तक आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी।
जो प्रारंभिक 0 से 6 वर्ष है, यह घर पे आपका पालन-पोषण होगा। यह भी शिक्षा का, चूँकि परिवार से ही व्यक्ति सीखता है, इसलिए इसको 6 से 0 से 6 वर्ष कहते हैं कि परिवार में आपका पालन-पोषण होगा। 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु जब आपकी होगी, तो इस बीच में आप शारीरिक और नैतिक शिक्षा लेंगे। आपको शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा और नैतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। नैतिकता की शिक्षा और शारीरिक शिक्षा आपको दी जाएगी किसमें? आपके 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में। उसके बाद 18 से 30 वर्ष की जो आयु है, उसमें गणित, दर्शन और सैन्य शिक्षा आपको दी जाएगी। जब आप शारीरिक और नैतिक शिक्षा पूर्ण कर लेंगे 18 वर्ष की आयु में, उसके बाद 18 से 30 वर्ष का जो वर्ग होगा, उसमें आपको गणित, दर्शन और सैन्य शिक्षा दी जाएगी। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं या इच्छा नहीं है आप लोगों को वीडियो शेयर करने की? भैया वीडियो को थोड़ा शेयर करिए। जब गणित, दर्शन और सैन्य शिक्षा आपकी पूर्ण हो जाएगी 30 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद आपको जो है 5 वर्षों का व्यावहारिक शासन जो है वो सिखाया जाएगा। 5 वर्ष तक आपको व्यावहारिक शासन, उसके बाद 35 से 50 वर्ष आप दर्शन का अभ्यास करेंगे। यह पूरी शिक्षा व्यवस्था को जब आप फॉलो कर लेंगे, 0 से 6 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 18 से 30, 30 से 35, 35 से 50, 50 वर्ष के बाद आपको शासन का उत्तरदायित्व दिया जाएगा। 50 वर्षों के बाद शासन के उत्तरदायित्व की बात करते हैं कौन? आपके प्लेटो। तो यदि घुमा के प्रश्न पूछ ले कि प्लेटो जो है वो कितनी आयु में, कितने वर्ष की आयु में किसी को जो है वो शासक बनाने की सलाह देते हैं, तो ध्यान रखिएगा 50 वर्ष की आयु के बाद। 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शासक नहीं बना सकते, क्योंकि 50 वर्ष तक इनकी शिक्षा चलती है और शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। आज के डेट में भी यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपने बीएड कर रखा है, तभी आप टीजीटी दे सकते हैं। एक क्राइटेरिया है, वैसे इन्होंने भी क्राइटेरिया निर्धारित किए अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत में। इन्होंने कहा कि भैया 50 वर्ष तक हमारी ये शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति से आप जो है आगे बढ़िए। जिस दिन 50 वर्ष के आप हो जाएंगे, आप यदि योग्य होंगे, तो आपको शासन में उत्तरदायित्व दिया जाएगा। जो व्यक्ति जहां पे छोड़ देगा, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो मात्र शारीरिक और नैतिक शिक्षा ग्रहण करता है, तो इसको जो है कहते हैं कि आप जो है क्या बन जाइए भैया, आप कृषक बन जाइए। जो व्यक्ति जो है गणित, दर्शन और सैन्य शिक्षा ले लेता है, यहाँ तक यानी 30 वर्ष तक की आयु जो है वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है, उसको कहते हैं कि आप जो है वो राज्य के सैन्य कार्य में सहयोग करेंगे, यानी आप सैनिक बनेंगे। और जो दर्शन की शिक्षा को पूरा करते हैं, उसको कहते हैं कि आप शासन में भाग लेंगे। अब शासन में जो है सिर्फ एक राजा ही नहीं होता है, मंत्री भी होते हैं और भी सहयोगी लोग होते हैं। तो जो भी राजा के सहयोगी होंगे मंत्रिमंडल में, यदि आपसे पूछा जाए कि मंत्रिमंडल में कौन लोग होंगे, तो सारे 50 वर्ष तक की आयु पूरा करने वाले दार्शनिक लोग होंगे मंत्रिमंडल में। और राजा जो सबसे योग्य दार्शनिक होगा वो बनेगा। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? अभी और जूम करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद प्लेटो महोदय का जो न्याय सिद्धांत है, वो मैंने आपको बताया कि न्याय हर वर्ग अपना कार्य स्वयं करे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, तो वह न्याय कहलाएगा। जो किसान है वो खेती का कार्य करे, जो सैनिक है वो सुरक्षा का कार्य करे, और जो दार्शनिक है वो राज्य की राजनीतिक गतिविधियों को देखेगा। तो जब सभी अपना-अपना कार्य करेंगे, कोई किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ये कहते हैं कि ये न्याय कहलाएगा, ठीक है? इनकी जो न्याय व्यवस्था है वो कर्तव्य पर आधारित है। क्यों कर्तव्य पे आधारित है भैया? क्योंकि ये कहते हैं कि आप अपने गुणों के आधार पे कार्य करेंगे। यदि आप साहसी हैं तो आप सैनिक बनेंगे। यदि आप जो है आपके अंदर संतोष है, श्रम करने की योग्यता है, यानी कर्तव्य आपका जो है वो क्या है, श्रम है, तो आप क्या करेंगे? आप सैनिक बन जाएँगे। यदि आपका कर्तव्य जो क्या है, सेवा करना है, आपने दर्शन की शिक्षा ले रखी है, तो आप राजा बनेंगे। तो ये कर्तव्य आधारित न्याय व्यवस्था की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यदि महिलाओं और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो प्लेटो महिलाओं की शिक्षा और शासन में भागीदारी की बात कही है इन्होंने, समर्थन किया है महिलाओं के।
जो है वो शिक्षा देने का और साथ में इनको शासन में भागीदार बनाने का, सामूहिक विवाह और पालन पोषण की कल्पना की, जिससे जो है निजी स्वार्थ जो है मिट सके। सामूहिक विवाह आज के डेट में इसका विरोध किया जाता है। प्लेटो कहते हैं कि सामूहिक विवाह होना चाहिए, सामूहिक विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। पालन पोषण भी सामूहिक होना चाहिए, ये नहीं कि आपका बच्चा है तो आप ही सिर्फ उसका पालन पोषण करेंगे, और भी समाज के और लोग भी उसका पालन पोषण करेंगे। जन्म आपने भले दिया है लेकिन बच्चा आप ही का नहीं। तो ऐसा इनका मानना है। अब उस पे डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, बस मेन पॉइंट हम लोगों को देखना है। कला और कविता की इन्होंने आलोचना की थी। जो साहित्य है, जो काव्य है, उसकी इन्होंने आलोचना की थी। क्या कह के आलोचना की थी? कहते हैं, प्लेटो महोदय कहते हैं कि कला और कवियों को राज्य से बाहर करने की इन्होंने बात की थी। कहा था कि जो कलाकार हैं और जो कवि हैं, उनको राज्य से बाहर कर दीजिए। क्यों बाहर कर दीजिए भैया? ये कहते हैं कि जो कलाकार हैं या कवि हैं, ये सत्य की नकल करते हैं। ये सत्य की नकल मात्र करते हैं, और नकल करके क्या करते हैं? भावनाओं को भटकाते हैं। आज के डेट में आप लोग भी जो है वो यूट्यूब पे तमाम सारी कविताएं सुनते हैं। कोई कवि होगा, वीर रस का होगा, तो वो वीर रस के भावों को ऐसे टॉपिक को उठाएगा जिससे आपके अंदर की भावना भड़क सके। अलग अलग जो है वो परंपरा के कवि हैं, अपनी अपनी परंपरा की चीजों को उठाते हैं। तो ये कहते हैं भैया, ये लोग सत्य की नकल करते हैं, ये सत्य की बात नहीं करते, बस नकल करते हैं, इसलिए इनको राज्य से बाहर कर दो। इनका कार्य क्या है? राज्य के लोगों को भड़काना है नकल करके। तो ऐसे लोग जो नागरिकों को भड़काए, उनको राज्य से बाहर करने की बात की थी। भड़काने का कार्य कौन कर रहा था? जो कलाकार थे, जो कवि थे। इस पे आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। इसके बाद जो है वो प्लेटो के महान शिष्य और यथार्थवादी विचारक अरस्तु का नंबर आता है यूनानी विचारकों में। अरस्तु महोदय की बात करते हैं तो अरस्तु महोदय का जो जन्म हुआ था वो आपको 384 ईसा पूर्व स्टेरिगा मैसेडोनिया में हुआ था। ठीक है, यूनानी नागरिकता है इनके पास। इनकी मृत्यु जो होती है 322 ईसा पूर्व जो वो होती में हो जाती है। कहाँ पे होती है? चलकिस में, यानी यूनान में इनकी मृत्यु होती है। इनके प्रसिद्ध शिष्य जो है वो कौन है? सिकंदर। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये आपके इनके शिष्य हैं। इनकी राष्ट्रीयता जो है वो ग्रीक राष्ट्रीयता है। इनका कार्य क्षेत्र जो रहा है वो राजनीतिक, तर्कशास्त्र, विज्ञान, जीव विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जो है इन्होंने कार्य किया था। अरस्तु महोदय ने कौन कौन से कार्य हैं जो महत्वपूर्ण है हम लोगों को देखना है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इनका जो जीवन है उसमें आप लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण चीज है, 17 वर्ष की आयु में जो है ये प्लेटो की जो अकादमी है वहां पे ये पहुंचे थे। जब ये 17 वर्ष के थे तो प्लेटो के शिक्षण संस्थान में पहुंचे थे, और उस शिक्षण संस्थान में ये जाके 20 वर्षों तक जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। 17 वर्ष की आयु में अकादमी में पहुंचेंगे, और यहाँ से लेके जो है 20 वर्ष तक यहाँ पे अकादमी में रहेंगे ये। ठीक है। प्लेटो की मृत्यु के बाद जो है एथेंस छोड़ दिया, और कई स्थानों पर इन्होंने जो है शिक्षण कार्य किया। जब तक प्लेटो जीवित थे तब तक ये एथेंस में थे। उसके बाद ये इन्होंने जो है एथेंस छोड़ दिया था। अलग अलग स्थानों पे इन्होंने शिक्षण का कार्य किया था। मैसेडोनिया के जो युवराज सिकंदर थे या अलेक्जेंडर थे, उनके यहाँ इनको शिक्षक बनने का आमंत्रण मिला था, और ये जाके उस आमंत्रण को इन्होंने स्वीकार किया था। इसीलिए कहा जाता है कि इनके जो शिष्य हैं वो कौन है? अरस्तु के अलेक्जेंडर है। गुरु शिष्य परंपरा आप लोग देखेंगे कहाँ से? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर, ये चली आ रही है। ठीक है। बाद में एथेंस लौट के आते हैं ये, और ये भी एक शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं जिसका नाम है लीशियम। लीशियम नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना ये एथेंस में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्लेटो का जो शिक्षण संस्थान है उसका नाम था अकादमी, और अरस्तु का जो शिक्षण संस्थान है उसका नाम क्या है भैया? लीशियम। कोई आपत्ति किसी को? कोई समस्या? सब कुछ क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से सारे पॉइंट आप लोगों ने क्लियर किए हैं। यदि आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो बाकी सारी चीजों को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। चलिए, अरस्तु महोदय के द्वारा जो है लगभग 200 ग्रंथ लिखे गए, जिसमें 30 के आसपास आज आज के डेट में उपलब्ध है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। इनकी एक रचना है पॉलिटिक्स। ठीक है। एक है आपका नैतिक दर्शन।
जिसे एथिक्स के नाम से निकोमाचियन एथिक्स कहा जाता है। उसके बाद से जो है काव्य शास्त्र, ठीक है, अ, परमाणु तत्व यानी मेटाफिजिक्स, लॉजिक तर्क, फिजिक्स यानी भौतिकी, और ऑन द सोल आत्मा पर। इनकी जो कुछ प्रमुख कृतियां हैं उसमें जो आपसे बार बार पूछी जाती है वो पॉलिटिक्स पूछी जाती है, तो आप लोगों ने इनकी कृतियों को पढ़ा होगा। बाकी पुस्तक में और भी कुछ पुस्तकों का जो है वो जिक्र किया गया है, यदि आपने पुस्तक ली है तो उसमें देखा होगा आपने। यदि अरस्तू के प्रमुख विचारों की बात करते हैं तो सबसे पहले इनके राजनीतिक दर्शन की हम लोग बात करेंगे। जब इनके राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य को राजनीतिक प्राणी मानते हैं। मनुष्य को स्वभाव से जब ये राजनीतिक प्राणी मानते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अरस्तू के अनुसार समाज और राज्य में रहकर ही मनुष्य का पूर्ण जीवन जो है वो पूर्ण हो सकता है, ये मानते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ऐसी स्थिति में मनुष्य को आवश्यक रूप से राज्य और समाज में रहना पड़ेगा। यदि मनुष्य राज्य और समाज में नहीं रह रहा है तो वह राजनीतिक प्राणी या मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अरस्तु के अनुसार जो है मनुष्य समाज और राज्य में रहकर ही अपना जीवन पूर्ण कर सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं। व्यक्ति का उद्देश्य क्या बताते हैं अरस्तु महोदय? ये कहते हैं कि सदाचार पूर्ण जीवन जिए, सदाचार पूर्ण जीवन और राज्य के जो है वो बिना संभव नहीं है। जो सदाचार पूर्ण जीवन है वो आप अकेले तो नहीं जी सकते। आप अकेले यदि किसी कमरे में रहते हैं कुछ भी करें तो ये आप कोई दूसरा इस बात को जज कैसे करेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब आप 10 लोगों के बीच में रहेंगे तब आप कोई कार्य करेंगे, तो हो सकता है कि आपके किसी कार्य से किसी को समस्या हो रही हो। अब आपके किसी कार्य से यदि किसी को समस्या हो रही है तो आपका कार्य नैतिक या सदाचार पूर्ण तो है नहीं। तो ये कहते हैं कि भैया यदि आप राज्य में रह रहे हैं तभी आप जो है सदाचार पूर्ण जीवन भी जी पाएंगे। तो मनुष्य को इसी कारण से ये जो है वो क्या कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को राजनीतिक और सामाजिक प्राणी मानते हैं और वह सब कुछ सीखता है कहाँ पे? समाज में रह के। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगला जो विचार है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, आप सभी को पता है कि राज्य की उत्पत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत के ये समर्थक हैं। इनका मानना है कि जो राज्य है उसमें सबसे पहले परिवार का जन्म होता है। परिवार जब आपस में मिलते हैं तो गांव का अस्तित्व आता है, और जब गांव आपस में मिलते हैं तब राज्य या स्टेट बनता है। यानी सबसे पहले क्या है भैया? फैमिली। फैमिली के बाद विलेज और विलेज के बाद स्टेट। यानी फैमिली से विलेज बनेगा, विलेज से स्टेट बनेगा। ठीक है। राज्य को प्राकृतिक मानते हैं कि राज्य प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। इनका मानना है कि राज्य का उद्देश्य जीवन जीना नहीं बल्कि अच्छा जीवन जीना है। ये नहीं कि आप पैदा हो गए और किसी तरीके से अपना जीवन आपने जी लिया, नहीं। एक अच्छा जीवन, गुड लाइफ देने का कार्य जो है कौन करेगा? राज्य करेगा। आपके इन अरस्तु महोदय का मानना है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो संविधान और राज्य के बारे में इनके क्या विचार हैं? अरस्तु महोदय, आपने डिटेल में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि अरस्तु महोदय ने 6 प्रकार के शासन की बात की। जो शासन व्यवस्था होती है वो 6 प्रकार की होती है, जिसमें 3 को उचित रूप की शासन व्यवस्था और 3 को जो है वो विकृत रूप बताया था। राज्य तंत्र या पॉलिटी को जो है ये शासन का सबसे उत्तम तरीका मानते हैं, और ये इसमें जो है वो क्या होता है? मध्यम वर्ग का वर्चस्व होता है। हम लोग राज्य तंत्र की बात करेंगे। जो ये 6 राज्य शासन के जो 6 तरीके बताते हैं उसमें सबसे पहला है मोनार्की या राज्य तंत्र, जिसमें राजा का शासन होगा। कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, जिसमें कुलीन वर्गों का शासन होता है। राजतंत्र, जिसको इन्होंने पॉलिटी कहा था और इसको सबसे उत्तम माना था, और इसमें भूमिका किसकी होती है भैया? तो ध्यान रखिएगा कि मध्यम वर्ग की जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। यदि हम बात करें तो जो राजतंत्र है इसका विपरीत रूप क्या है? अत्याचार तंत्र। जो कुलीन तंत्र है इसका विपरीत रूप क्या है? धनिक तंत्र। और जो राज्य तंत्र या पॉलिटी है उसका जो विकृत रूप है उसको लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र को सबसे निचले रूप में ये सबसे निचले स्थान पे रखते हैं, ध्यान रखिएगा। जिस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं उसको अरस्तु महोदय जो है वो सबसे निचला स्थान देते हैं अपने छह प्रकार की जो ये शासन व्यवस्था बताते हैं उस। क्लियर है? आप सभी लोगों ने इस चीज को पढ़ा ही होगा।
तो समस्या की कोई बात नहीं है। भैया आप लोग थोड़ा-सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए, यदि हम अरस्तु महोदय के नैतिकता की सिद्धांत की बात करते हैं तो अरस्तु कहते हैं कि जो मध्यम मार्ग है का इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अरस्तु महोदय ने, ठीक है? कोई भी सद्गुण 2 चरम सीमाओं के बीच का संतुलन है। यानी नैतिकता क्या है? 2 चरम सीमाओं के बीच का संतुलन। मान लीजिए एक तरफ एक गलत कार्य हो रहा है और एक तरफ जो है कोई दूसरा कार्य हो रहा है। अब आप नैतिक किसको कहेंगे? जिसमें किसी को नुकसान ना हो। यहाँ 5 लोगों को नुकसान हो रहा था, यहाँ पे 10 लोगों को नुकसान हो रहा था। ये कहते हैं कि भैया बीच के संतुलन की अवस्था है दोनों के, जहां पे किसी को भी नुकसान ना हो रहा हो, वो क्या है? नैतिक है। तो ये नैतिक बात करते हैं 2 सद्गुणों के चरम सीमा के बीच का संतुलन है। जैसे साहस को यदि एग्जाम्पल ले लें तो डर और दुस्साहस के बीच की जो अवस्था है उसे साहस कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डर और दुस्साहस के बीच की जो अवस्था है वह है साहस। और इसको जो है ये अपने नैतिक सिद्धांत में बताते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला जो है वो तर्कशास्त्र है, लॉजिक है, सिलोजिज्म है। अरस्तु महोदय को जो है वो तर्कशास्त्र का जनक कहा जाता है, आप सभी को पता है। तर्कशास्त्र का जनक इनको माना जाता है। इन्होंने न्यायसंगत विचार के नियम जो है वो बताए थे। क्या है इनका भैया जो तर्कशास्त्र है वो क्या कहता है? जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि सभी मनुष्य नश्वर हैं, तो ये कहते हैं कि सुकरात मनुष्य है। इसका निष्कर्ष क्या हुआ? तो ये कहते हैं कि सभी मनुष्य नश्वर हैं। यदि सभी मनुष्य नश्वर हैं और सुकरात भी मनुष्य है तो ऐसा क्या इसका मतलब क्या है? तर्क क्या कहता है? लॉजिक क्या कहता है कि सुकरात भी जो है वो नश्वर है। बात क्लियर है? सभी मनुष्य नश्वर हैं और सुकरात जो है वो मनुष्य है। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जो सुकरात है वह नश्वर है। कहा जा सकता है ये इनका तर्क शास्त्र है, लॉजिक है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। विज्ञान और वर्गीकरण की बात करें तो इन्होंने जो पशुओं और पौधों के बीच जो है वो वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रणाली का प्रारंभ किया था कि पशु और पौधों के बीच, भाई आज के डेट में विज्ञान क्या कहता है कि पौधे भी जो है वो सजीव है और पशु भी सजीव है। उसके बीच का वर्गीकरण इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि जीवों को रक्त युक्त और रक्तहीन भागों में बांट कर देखा जाना चाहिए। जो रक्त युक्त हैं वो क्या कहलाएंगे भैया? पशु या जीव, या कह सकते हैं पशु या मनुष्य। पशु आबलिक मनुष्य। और जो रक्तहीन है वो क्या है? पेड़ पौधे। तो यदि आपसे पूछ ले कि भैया रक्तयुक्त और रक्तहीन जीव के बीच का वर्गीकरण किसने किया है, किस दार्शनिक ने किया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन है भैया? ये अरस्तु। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अरस्तु के बारे में। तो ये कहते हैं कि अरस्तु महोदय जो है क्या करते हैं? विज्ञान का वर्गीकरण करते हैं और इसमें सबसे प्रमुख योगदान क्या है? रक्त युक्त और रक्तहीन जीवों का वर्गीकरण कर देते हैं। जो रक्त युक्त है या तो वो पशु या मनुष्य की श्रेणी में आएगा और जिसके अंदर रक्त नहीं है वो पेड़ पौधे की श्रेणी में आएगा। क्लियर है? क्या कोई कंफ्यूजन है? चलिए फिर से एक शॉर्ट ब्रीफ देख लेते हैं। इनके गुरु कौन थे भैया अरस्तु के? प्लेटो महोदय। अब अगली क्लास से मैं जो है, चूंकि जब ये एप्लीकेशन पे क्लास होती है तो एप्लीकेशन पे ये फॉन्ट सपोर्ट करता है। यूट्यूब पे इस फॉन्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आपको एप्लीकेशन पे ऐसी कोई फॉन्ट को देखने में या पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। एप्लीकेशन पे जो जो आपको मिलेगा वो सब कुछ आपको विजिबल होगा। साथ में एप्लीकेशन पे सारी चीजों को, ये जितने सारा पीडीएफ मैं यूज कर रहा हूँ वो सब मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। यदि कुछ चीज आपको पढ़ने में समझ में नहीं आ रही है, फॉन्ट छोटा दिख रहा है
चूंकि ये पीडीएफ जो है वो यूट्यूब के लिए नहीं बनी थी, लेकिन आप लोगों को अवगत कराना भी जरूरी है कि क्लास जो है प्रारंभ हो गई है एप्लीकेशन पे। क्लास आपके उपयोग की है या नहीं, आप लोग इसका डिसीजन भी ले पाए। तो इसके लिए मैं यूट्यूब पे लेके आ गया। तो यूट्यूब के कंपेटेबल ये फॉर्मेट नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको फॉन्ट को पढ़ने में समस्या आ रही होगी। लेकिन पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो इनके गुरु कौन है भैया? अरस्तु महोदय के। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? अरस्तु महोदय, ठीक है। इनके गुरु हैं प्लेटो, इनके शिष्य हैं सिकंदर, इनके संस्थान का नाम है आपका लीसियम या लिसेयम, कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इनके संस्थान का जो नाम है वो है आपका लीसियम। इनका प्रसिद्ध जो कथन है, मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, राज्य का जो उद्देश्य है वह क्या है? एक सद्गुण पूर्ण जीवन देना, एक अच्छा जीवन जो है अपने नागरिकों को देना। राजनीति में योगदान क्या है? शासन के रूपों का 6 रूपों में इन्होंने वर्गीकरण किया, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। नैतिकता के संदर्भ में ये मध्यम मार्ग की बात करते हैं, दो चरम सिद्धांत के बीच संतुलन की ये बात करते हैं, और तर्क शास्त्र में जो है ये सिलोजिज्म का यानी तर्क का विकास करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि सभी मनुष्य नश्वर हैं और सुकरात मनुष्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि सुकरात जो है वो नश्वर है। ये अरस्तु का जो है वो सिलोजिज्म, इसकी बात हम लोग इसमें करेंगे। चलिए, उसके बाद हम अरस्तु की जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध कृति है, जिसमें राज्य शासन के रूप, नागरिकता, संपत्ति और शिक्षा संबंधी विषयों पर जो है वो विचार दिया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो आपके पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है अरस्तु महोदय की, क्या इसमें संपत्ति का विचार देखने को मिलता है, या इसमें से कुछ भी पूछ ले, कुछ एक अलग दे दे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से राज्य, शासन, नागरिकता, संपत्ति और शिक्षा के विषय में जो है इस पुस्तक में बातचीत की गई। इनकी जो पॉलिटिक्स है, जो बुक है, या 8 पुस्तकों का जो है वो क्या है, 8 पुस्तकों में विभाजित, यानी 8 भागों में लिखी गई, 8 अलग अलग पुस्तकों को मिला के जो है पॉलिटिक्स कहा जाता है, इनकी एक पुस्तक बनी है। ठीक है, व्यवहारिक राजनीति पर आधारित है और यथार्थवादी दृष्टिकोण की यह पुस्तक है, यानी व्यवहार की चीजों को इसमें शामिल किया गया है, और यथार्थवादी, जो यथार्थ है, जो आपको आंख के सामने दिख रहा है, उस पर ये भरोसा करते हैं। तो व्यवहारवादी राजनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित एक यथार्थवादी पुस्तक है आपकी पॉलिटिक्स, जो अरस्तु महोदय के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे। इसमें इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है राज्य की प्राकृतिक उत्पत्ति की बात की थी इन्होंने, जिसपे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले जो है परिवार अस्तित्व में आता है, परिवार से गांव और गांव से राज्य का विकास होता है। ठीक है, राज्य का उद्देश्य केवल जीवन जीना नहीं, बल्कि एक अच्छा जीवन, गुड लाइफ देने का है। राज्य यदि अच्छा जीवन देने में सक्षम नहीं हो पाता है तो वह राज्य नहीं कहलाएगा, या राज्य जो है वो, ऐसे राज्य की आवश्यकता मनुष्य को नहीं होनी चाहिए। ये आपके जो है अरस्तु महोदय का मानना है, इसलिए ये कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य जो है वो सिर्फ जीवन जीना नहीं है, अपने नागरिकों को जो है वो जीवन देना नहीं, आपको एक अच्छा जीवन शैली जो है वो प्रदान करनी है, तब एक आप अच्छे राज्य के रूप में जाने जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद मनुष्य को जो है इन्होंने राजनीतिक प्राणी बताया है इसी पुस्तक में। ठीक है, मनुष्य स्वभाव स्वभाव से जो है वो एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य राज्य में रहकर ही अपना जीवन जो है वो जी सकता है, इसमें हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, राज्य का उद्देश्य इन्होंने बताया कि राज्य क्या कार्य करेगा भैया, तो राज्य का कार्य केवल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, ध्यान रखिएगा। राज्य के कार्य क्या क्या है? मनुष्य का या अपने नागरिक का नैतिक विकास करना, मॉरल डेवलपमेंट, इसके सदाचार पूर्ण जीवन का जो है विकास करना, और नागरिकों की भलाई का विचार विकसित करना, कि प्रत्येक नागरिक एक दूसरे नागरिक के बारे में, भलाई के बारे में सोचे। तो नैतिक विकास, सदाचार पूर्ण जीवन और नागरिकों की भलाई का जो उद्देश्य है वो क्या है? राज्य का उद्देश्य है, राज्य को इन 3 कार्यों को प्रमुख रूप से करना है। इसको आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा इन सारी चीजों को। नागरिक के संदर्भ में जो इनका विचार है, उसपे ये कहते हैं कि नागरिक वही है जो राज्य के न्याय और शासन में भाग ले सके। नागरिक के संदर्भ में ये कहते हैं कि नागरिक जो है वही है
जो राज्य के न्याय और शासन में भाग ले। यदि आप राज्य के न्याय व्यवस्था और शासन में भाग नहीं ले सकते हैं, तो आप जो है वो क्या नागरिक नहीं कहलाएंगे। आगे इस पे चर्चा करेंगे। नागरिकों को कर्तव्य और सहभागिता के आधार पर परिभाषित किया। कर्तव्य क्या है आपका? राज्य की न्याय व्यवस्था और शासन में भाग ले। तो इन्होंने कहा कि नागरिक के कर्तव्य होंगे और उसकी सहभागिता निश्चित होगी कि आपको अनिवार्य रूप से यह कार्य करना ही पड़ेगा। आप न्याय व्यवस्था में शामिल हुई है, आप राजनीतिक व्यवस्था में शामिल हुई है, तभी आप जो है क्या कहलाएंगे? नागरिक कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता के संदर्भ में जो इनका विचार है, वो इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स का जो थर्ड पार्ट है, यानी तीसरी पुस्तक जो है पॉलिटिक्स की, तीसरा भाग जो है उसमें देखने को मिलता है। अरस्तु ने नागरिकता पर अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उसमें नागरिक कौन है, यदि इस प्रश्न का जवाब ढूंढा जाए तो आपको मिलेगा नागरिक वह है जो न्याय और शासन व्यवस्था में भाग ले। या पॉलिटिक्स के थर्ड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि नागरिक वह है जो न्याय और शासन में भाग ले। यानी अरस्तु के अनुसार नागरिक वही है जो राज्य के न्यायिक और विधिक कार्यों में भाग लेता है, अर्थात जो वोट दे सकता है या जिसे चुना जा सकता है। यदि आप यह कार्य नहीं कर सकते हैं, आप राज्य की न्यायिक व्यवस्था में, राज्य की वैधानिक व्यवस्था में आप जो है भागीदार नहीं बन सकते हैं, तो अरस्तु कहता है कि आप राज्य के नागरिक नहीं हैं। आगे बढ़िए, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि राज्य नागरिक कहलाने के लिए क्या-क्या आवश्यक है भैया? नागरिक कहलाने के लिए आपको न्यायिक व्यवस्था और जो वैधानिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें भाग लेना पड़ेगा। आगे हम लोगों को नागरिकों की जो नागरिकता है, उसकी विशेषता दी हुई है। क्या है भैया? नागरिकता भागीदारी का आधार क्या है? केवल जन्म से नहीं है, ध्यान में रखिएगा कि आप किसी राज्य में पैदा हुए तो अनिवार्य नहीं है कि आपको क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। ये कहते हैं कि यदि आप शासन में भागीदार होते हैं, तभी आपको जो है वो नागरिकता मिलेगी। अवधारणा क्या है? नैतिक अवधारणा की बात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई नागरिक केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य और सद्गुण से जो है वो जो नागरिकता आपकी जुड़ी हुई है, आपके कर्तव्य और सद्गुण से। आप कितने कर्तव्य परायण हैं, अपने कर्तव्यों को कितने अच्छे से पूरा करते हैं और आपके अंदर जो है सद्गुण कितना है, आप नैतिक कितने हैं, मॉरल कितने हैं, इस आधार पे आपकी नैतिकता का जो है वो निराकरण होगा। राज्य के सापेक्ष ये बात करते हैं कि हर राज्य में नागरिक की परिभाषा अलग-अलग हो सकती है। एक ही परिभाषा नागरिक की हर राज्य में नहीं होगी। जिस राज्य का स्वरूप जैसा होगा, 6 प्रकार के राज्य शासन व्यवस्था इन्होंने बताई थी। तो 6 प्रकार की शासन व्यवस्था वाले राज्य होंगे। अलग-अलग शासन व्यवस्था वाले राज्यों में जो है वो अलग-अलग नागरिकता की परिभाषा हो सकती है। ये अरस्तु महोदय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आवश्यक क्या है, थोड़ा-सा पीडीएफ को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा आपको दिखेगा नहीं। चले, अब आपको जो है पूरा दिखेगा। तो ये कहते हैं कि भैया नागरिक बनने के लिए आपको राजनीतिक शिक्षा और सदाचार की शिक्षा आवश्यक रूप से लेनी पड़ेगी। इसीलिए ये कहते हैं कि अनपढ़ को जो है वो नागरिक नहीं मानेंगे। आपके पास राजनीतिक और सदाचार की शिक्षा होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अरस्तु महोदय अनपढ़ को भी अपना नागरिक नहीं मानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला जो थोड़ा सा पहले कर दूं, जब ये आदर्श नागरिक की बात करते हैं तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, फॉन्ट कई बार बड़ा छोटा करूंगा तो समस्या होगी। कहते हैं आदर्श नागरिक वह है जो राज्य की भलाई को अपनी भलाई समझे। यदि पूछा जाए कि अरस्तु महोदय जो है वो एक आदर्श नागरिक किसे कहते हैं, अरस्तु के अनुसार आदर्श नागरिक कौन है, तो सबसे पहली शर्त क्या है? उसके अंदर राज्य की भलाई का विचार होना चाहिए। ठीक है? और राज्य की भलाई को अपनी भलाई समझे। यदि राज्य अच्छा है तभी, इसका मतलब क्या है कि आप भी अब अच्छा जीवन जिएंगे, क्योंकि ये गुड लाइफ की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि कोई एक तार टूट जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अच्छा जीवन जीना है, अच्छा नागरिक बनना है, इनका उद्देश्य यही है। तो ये कहते हैं कि राज्य की भलाई को अपनी भलाई समझना, समझने वाला जो नागरिक है वही एक आदर्श नागरिक कहलाएगा। आदर्श नागरिक के गुण के बारे में क्या क्या बताते हैं भैया? ये कहते हैं कि विवेकशील होना चाहिए, सदाचारी और समाज सेवी प्रवृत्ति का होना चाहिए।
यानी जो नागरिक है उसके अंदर विवेकशीलता होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए और समाज सेवा की भावना होनी चाहिए। निजी हित से ऊपर उठकर वह लोक हित में कार्य करने वाला हो, व्यक्तिगत हित में कार्य करने वाला न हो। ऐसा ना हो कि आप सांसद विधायक बन गए और आप क्या करें, अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं। नहीं, ये कहते हैं कि नागरिक, यहाँ तो प्रतिनिधि की बात छोड़ दीजिए, अरस्तु महोदय नागरिकता के संदर्भ में ही कहते हैं कि यदि आप नागरिक हैं किसी राज्य के, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, निजी हित की भावना नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर लोक हित की, सामूहिक हित की भावना होनी चाहिए। राज्य के सभी लोगों के हित की भावना होनी चाहिए। ठीक है? शासन में भागीदारी करने वाला। यदि आप शासन में भागीदारी करने वाले नहीं हैं, तब भी आप जो है वो नागरिक नहीं कहलाएँगे। ध्यान रखिएगा, एक आदर्श नागरिक नहीं कहलाएँगे। आगे जब हम बात करते हैं, तो नागरिकता के संदर्भ में इनका कहना है कि अरस्तू के अनुसार नागरिकता की परिभाषा शासन प्रणाली पर निर्भर करती है। मैंने आपको बताया कि ये कहते हैं कि सभी जो है वो सभी राज्यों में नागरिकता की परिभाषा एक नहीं होगी। तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सभी लोग जो है वो राजनीति में भाग ले सकते हैं, तो सभी नागरिक होंगे अरस्तू के अनुसार। कुलीन तंत्र में केवल श्रेष्ठ वर्ग के लोग जो है राजनीति में भाग लेंगे। तो भैया नागरिकता की पहली कसौटी क्या है? राजनीति में भाग लेना। अब कुलीन तंत्र में केवल श्रेष्ठ वर्ग के लोग ही राजनीतिक गतिविधि में, न्याय व्यवस्था में भाग लेंगे। तो ऐसी स्थिति में केवल श्रेष्ठ वर्ग के लोग ही नागरिक कहलाएंगे, सभी लोग नागरिक नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा। राजतंत्र में सीमित लोग नागरिक कहलाएंगे। ठीक है? इसलिए कहते हैं कि नागरिक वह है जो राज्य के प्रकार के अनुसार शासन में भाग ले। जिस तरीके के राज्य की शासन व्यवस्था है, उस प्रकार का जो है वो नागरिक कहलाएगा। हर अच्छा मनुष्य अच्छा नागरिक नहीं हो सकता। ये इनका एक स्टेटमेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया सेशन में। बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो पूछे जा चुके हैं, लेकिन एक अच्छा स्टेटमेंट नागरिकता के संदर्भ में जो इनका है, अ गुड मैन इज नॉट ऑलवेज अ गुड सिटीजन। अर्थात हर अच्छा मनुष्य अच्छा नागरिक नहीं हो सकता। ये आपके अरस्तु महोदय का स्टेटमेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है कहीं पे। तो इसको क्लियर ध्यान रखेंगे आप लोग। अब जब बात करेंगे तो नागरिक कौन नहीं होगा, उसके संदर्भ में भी अरस्तु महोदय क्लियर करते हैं। अरस्तु के अनुसार जो है नागरिक, जो स्लेव यानी दास है, उसको नागरिक नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि भैया जो दास है वह मनुष्य के जीवन में तो भागीदार होता है, क्योंकि मनुष्य के नागरिक के कार्यों को करता है। यदि आपने किसी को दास बना के रखा है, तो वह आपकी दैनिक आवश्यकता पूरी करेगा, लेकिन राज्य की आवश्यकता नहीं पूरी कर पाएगा, राज्य की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पास जो है क्या नहीं है, विवेक नहीं है। और ध्यान रखिएगा, अरस्तु महोदय कहते हैं कि नागरिक का विवेकशील होना आवश्यक है। यदि विवेकशील होता तो उसे दास नहीं बनना पड़ता। ये कहते हैं कि दास जो है प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है, उसके अंदर विवेक नहीं है। अब विवेक नहीं है तो उसे एक स्वामी की आवश्यकता है। वो अपने सिर्फ स्वामी की भक्ति कर सकता है, राज्य की गतिविधि में भाग नहीं ले सकता। इसलिए कहते हैं कि दास को जो है वो नागरिक नहीं माना जाएगा। महिला, तत्कालीन समय में अरस्तू अपने समय में जो है, हालांकि इस समय यह विवाद हो जाएगा इस बात पे, लेकिन हम लोग तत्कालीन समय की, उस समय की बात कर रहे हैं जब अरस्तू इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं भैया महिलाएं भी राजनीतिक गतिविधि में, न्यायिक व्यवस्था में भाग नहीं लेती हैं। कारण क्या है? क्योंकि शिक्षा नहीं है महिलाओं के पास, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव होगा तो विवेक का अभाव होगा, और यदि विवेक का अभाव होगा तो नैतिकता का अभाव होगा। तो जिसके पास शिक्षा नहीं है, विवेक नहीं है, नैतिकता नहीं है, उसको ये कहते हैं नागरिक, हम कैसे मान लें? हालांकि शिक्षा यदि महिलाओं को मिलता तो वो विवेकशील हो जाती, विवेकशील हो जाती तो उन्हें सही और गलत का फैसला करने आ जाता, तो नैतिक भी हो जाती। लेकिन इन तीनों चीज की अनुपस्थिति है तत्कालीन समय में महिलाओं में, इसलिए कहते हैं कि भैया इनको भी नागरिक नहीं माना, हम मान सकते। जो मजदूर हैं वो यह आश्रित हैं किसी व्यक्ति पे, जिसकी मजदूरी कर रहे हैं उस पे आश्रित हैं।
तो ये कहते हैं इनको भी जो है वो हम नागरिक नहीं मानते, क्योंकि ये राज्य की गतिविधि में भाग नहीं ले रहे हैं, ये नागरिकों के कार्यों को कर रहे हैं, उनके प्रभाव में है। तो इसलिए ये कहते हैं कि भैया इनको भी जो है नागरिक नहीं मानते हैं। विदेशी जो किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश के नागरिक हैं, उनको भी ये कहते हैं कि वो भी नागरिक नहीं, यानी एकल नागरिकता की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों भैया? विदेशी की एक और कारण जान लीजिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, जैसे भारत का कोई नागरिक है और वो अमेरिका में रह रहा है, तो ये इनके अनुसार आप देखेंगे तो वह भारत का नागरिक नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि वह शासन, भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें भाग नहीं ले रहा है। यदि भारत का भी कोई नागरिक विदेश में रह रहा है तो आप उसे विदेशी कहते हैं, विदेश में जाके विदेशी हो गए बड़ा। तो यदि भारत का भी कोई नागरिक भारत में नहीं है और वो अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका में गतिविधियां कर रहा है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था में भागीदार नहीं है, तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा अरस्तू के अनुसार। मेरे अनुसार नहीं, ध्यान रखिएगा। या आज के डेट में यह जो है वो विवाद का विषय है, विवादित है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनआरआई, आईपीओज, अलग अलग तरह की नागरिकों के लिए व्यवस्था की गई है। वहां से भी जो है राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेते हैं, डोनेशन देते हैं, मतदान करते हैं। तो यह विवादास्पद माना जाता है आपके आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लेकिन उस समय के लिए जो है इन्होंने कहा था कि विदेश में यदि आप रह रहे हैं या यदि आप किसी का, आपका संबंध किसी दूसरे देश से है, तो आप नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो क्लियर हो गया या कोई कंफ्यूजन है अभी भी आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कम से कम सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये तीन विचारक जो हैं, इनके जो कोर कॉन्सेप्ट हैं या जो मुख्य जो विचार हैं, वो आपको, ये परिचय मैंने यहाँ पे क्यों दिया इन तीन विचारकों का। अब इन तीन विचारकों को यदि आप समझ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद हमारा टॉपिक होगा राजनीति एंड राजनीति विज्ञान। अब राजनीति हम लोग शुरू करेंगे, जब राजनीति शुरू करेंगे तो इसमें हमारा आएगा राज्य, क्योंकि हम लोग राज्य का जो जन्म होता है नगर राज्य से होता है, आप सभी को पता है, नगर राज्य से। और ये नगर राज्य कहाँ पे उत्पन्न हुए थे? यूनान में। इन नगर राज्य की गतिविधियों को क्या कहा गया था? राजनीति कहा गया था। तो भैया जो राजनीति की शुरुआत जब यूनान से होती है तो सबसे पहले यूनानी विचारकों को थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। अब जब आप अरस्तु, प्लेटो और सुकरात को समझ जाएंगे तो आपको राजनीति को समझने में समस्या नहीं आएगी। जब आप राजनीति को समझ जाएंगे तो राजनीति के जो अंग होते हैं, राज्य होता है राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग या आधार, तो आपको राज्य को समझने में समस्या नहीं आएगी। अब जब राज्य को समझेंगे तो इसके अलग अलग कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद है कि आपका जो है इस क्लास से आपको मदद मिल रही होगी। यह क्लास जो है वो यूट्यूब पे नहीं आपको मिलेगी। यह क्लास जो है वो आपके लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे मिलेगी। और इसमें आप लोगों के 30 दिन में, आपके एग्जाम के पहले, मेरा टारगेट है कि आपके सभी जो राजनीतिक विचारक हैं, जितने राजनीतिक सिद्धांत और वाद हैं, इन सबको जो है वो पूरे डिटेल में मैं रिवाइज करवाऊं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए डेमो क्लास थी। तो उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को पसंद आ रही होगी। यदि क्लास पसंद आ रही है तो और लोगों तक शेयर करिए। और आप लोग क्लास के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्लास या सुबह 10 बजे से होगी। इसका टाइम जो होगा वो सुबह 10 बजे से होगा। कहाँ पे होगी भैया? तो यह मोबाइल एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे यह क्लास होगी। शुल्क कितना है भैया? तो मात्र 999 रुपए में आपको पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा और 30 दिन के अंदर सारे इंपॉर्टेंट आपको जो है वो टॉपिक क्लियर कराऊंगा। साथ में आपको क्लास की पीडीएफ,
जो क्लास में पीडीएफ यूज होगी वो पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा कि आपको रिवीजन करने में असुविधा ना हो। आपको स्टेटमेंट यानी कथनों का संग्रह, विशाल संग्रह आप लोगों को जो है वो उपलब्ध करा दूंगा। क्लास में एक एक स्टेटमेंट को डिस्कस नहीं करा सकता क्योंकि हम लोगों को पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। आप यदि विचारकों को समझ जाएंगे, सिद्धांतों को समझ जाएंगे, तो उससे संबंधित कथन आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, आप लोग उसको प्रिंट आउट करा लेंगे और उसको रिवाइज कर लेंगे। हर टॉपिक के साथ जो रिलेटेड कंटेंट होगा वो आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, और आप लोग पीडीएफ से जो है वो कथन को, पुस्तकों की सूची दे दूंगा। हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं वो आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। तो सारे जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारकों के प्रश्न यदि आपने 100% सही कर लिए, तभी आप उम्मीद करिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। आप सभी को पता है फाइट कितनी है। 4 साल पुरानी वैकेंसी है, बहुत सारे लोग जो है तन मन धन लगन से पढ़ रहे हैं और उसमें आपको फाइट करना है। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको आपको बीट करना है। तो भैया आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, और उसी के लिए ये बैच मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको यदि आप में से किसी कोई भी इसमें से इंटरेस्टेड है तो आप लोग 7007701847 इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। आपको जो है पूरी जानकारी इस बैच के बारे में दे दी जाएगी। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। और वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर अवश्य करिए।